अब हम आते हैं अगले बिंदु पर, और वह है संघ या केंद्र राज्य संबंधों का मूल्यांकन, असेसमेंट। हमारे संबंध कैसे हैं, हम इसे किस नज़रिए से देखते हैं? क्या ये संबंधों को आदर्श संबंध माना जाए? क्या संवैधानिक प्रस्ताव, संवैधानिक ढांचे में जिन संबंधों की अपेक्षा की गई है, व्यावहारिक दृष्टि से वे संबंध वैसे ही बरकरार हैं, या इसमें खटास है, उतार चढ़ाव हैं, और यदि ऐसा है तो क्यों? उसके निराकरण के लिए क्या किया जाएगा? तो अगला बिंदु केंद्र राज्य संबंधों का मूल्यांकन या असेसमेंट और इवैल्यूएशन ऑफ यूनियन स्टेट रिलेशंस। तो भारत के 70 साल के स्वतंत्र इतिहास में हम केंद्र राज्य संबंध को किस नज़रिए से देखते हैं, कैसे देखते हैं? कुल मिलाकर क्या हम संबंधों को लेकर उत्साहित हैं, या इसमें कुछ दरार आई है, या संबंधों को या उसके ताने बाने को पुनः परिभाषित करने की जरूरत है? इसमें कोई दो मत नहीं कि संविधान द्वारा संघीय सरकार को ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया, और ज़्यादा मतलब अत्यधिक शक्तिशाली बनाया गया। संघीय सरकार किसी भी विषय पर देखा जाए तो विधि निर्माण कर सकती है, यूनियन लिस्ट पे तो कर ही सकती है, कॉन्करेंट में भी उसका प्रभाव रहता है, और यदि कॉन्करेंट लिस्ट या सहमति सूची में राज्य सरकार कुछ अन्य प्रावधान करती है जो केंद्र के प्रावधान के खिलाफ है, तो केंद्र का प्रावधान अंतिम माना जाएगा। तो इस प्रकार समवर्ती सूची में भी केंद्र का दबदबा है, और राज्य सूची में शांति काल में भी केंद्र विशेष परिस्थितियों में कानून बना सकती है। हाँ, उसके लिए राज्यसभा का प्रस्ताव जरूरी है। आपातकाल में तो पूर्ण रूपेण राज्य केंद्र के नियंत्रण में आ जाता है। निष्कर्ष ये कि केंद्र जो है वह बहुत हावी है। इतना ही नहीं, अवशिष्ट विषयों के मामले में भी वह केंद्र ही शक्तियों का उपयोग कर सकता है। राज्यों के राज्यपाल द्वारा राज्यों पर पूर्ण नियंत्रण केंद्र का होता है। आपातकाल के अतिरिक्त सामान्य काल में भी, जैसा मैंने बताया, उसकी शक्तियां बढ़ी रहती हैं और बढ़ा भी सकती है। इसीलिए भारतीय संघ की आत्मा को, जैसा मैंने पूर्व में बताया, एकात्मक है, ढांचा संघात्मक है, स्ट्रक्चर जो है वह फेडरल है, लेकिन जो सोल है वह यूनिटरी है। फेडरल स्ट्रक्चर विथ यूनिटरी सोल। ये निष्कर्ष है हमारे संबंधों, राज्य और केंद्र के संबंधों को लेकर। इसके अलावा केंद्र सरकार की आय के साधन भी बहुत अधिक हैं, राज्य सरकार की आय के साधन कम हैं, जैसा हमने वित्तीय संबंधों में पढ़ा। और जीएसटी का मामला जैसे देखें, जो पिछले 5 साल से एक बहुत चर्चित मुद्दा था, नोटबंदी का मामला देखें जो पिछले 3-4 साल से बड़ा चर्चित मुद्दा था, इस पर पूर्ण रूपेण केंद्र का, ये पूरा केंद्र का निर्णय था। राज्य सरकारें इसमें कुछ विशेष नहीं कर सकती थी। ऐसी स्थिति में प्रोफेसर पायली, उन्होंने कहा है कि आज की स्थिति में, अर्थात 65-70 साल के अनुभव के बाद, ये देखा गया है कि राज्यों के पास सीमित साधन हैं और अपनी अधिकतर विकास योजनाओं के लिए उसे केंद्र की सहायता की जरूरत पड़ती है।
और इसी के कारण राज्यों को केंद्र का नेतृत्व स्वीकार करने की विवशता है, यानी विवशता पूर्वक वे स्वीकार करते हैं केंद्र का नेतृत्व, अंदर से नहीं। कभी कभी केंद्र के आदेशों के आगे झुकना भी पड़ता है। इस प्रकार राज्यों की स्थिति एक तरीके से निर्बल दिखाई देती है। जिन उदाहरणों को मैंने आपको पूर्व में बताया, विधायिकी संबंधों के मामले में, प्रशासनिक संबंधों के मामले में और वित्तीय संबंधों के मामले, इन उदाहरणों से भी स्पष्ट है कि कैसे केंद्र जब चाहे राज्यों को परेशान कर सकता है, राज्यों की स्थिति को बिगाड़ सकता है और जैसा चाहे वहाँ की व्यवस्था को तोड़ मरोड़ सकता है। इसलिए सभी क्षेत्रों में राज्य सरकारों की संघीय सरकार पर अत्यधिक निर्भरता को लेकर कुछ लोगों ने ये कहा है कि राज्यों की स्थिति नगर पालिकाओं जैसी है। इस बात का जिक्र मैंने पूर्व में भी किया था और इतने विस्तृत अध्ययन के बाद संभवतः आप, और पूर्व में जब मैंने किया था तो विचारकों के विचारों को लेकर इसका खंडन भी हुआ था, लेकिन इतने विस्तृत अध्ययन के बाद अब आपको भी लगता होगा कि संभवतः प्रोफेसर पायली का यह वक्तव्य सही है, जिसमें वे राज्यों की स्थिति की तुलना नगर पालिका से करते हैं। इसीलिए विगत 20 वर्षों से बार बार निरंतर संघ और राज्य के संबंधों को लेकर विभिन्न राज्यों द्वारा स्वायत्तता, आय का साधन बढ़ाने की अहमियत और अन्य कुछ मुद्दों पर संघीय सरकार से मांग की जाती रही है, संघीय सरकार से टकराहट होती रही है और समय के साथ साथ ये देखा जा रहा है कि इस तरह की मांग और टकराहट दिनों दिन प्रबल होती जा रही है। उदाहरण से भी ये स्पष्ट है, चाहे वे पश्चिमी बंगाल के उदाहरण हो, चाहे वे कर्नाटक संबंध में उदाहरण हो या दिल्ली से संबंधित उदाहरण हो, महाराष्ट्र में भी कमोबेश यही स्थिति। कुल मिलाकर देखा गया है कि उन सभी राज्यों में जहां उन दलों की सरकार है जो केंद्रीय सरकार की नहीं है, अर्थात वे दल जहां पर शासन कर रहे हैं जिनका केंद्र सरकार के ढांचे में किसी तरह की भूमिका नहीं है, तो वहाँ ये समस्याएं ज़्यादा हैं। वर्तमान में महाराष्ट्र में शिवसेना महाआघाड़ी नॉन बीजेपी गठबंधन का शासन है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की आप पार्टी का शासन है, आम आदमी पार्टी, पश्चिमी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी द्वारा शासित है, बिहार में ऐसे नीतीश कुमार किसी तरह से बीजेपी के साथ, केंद्रीय सत्ता के साथ अपना संबंध बनाए रखते हुए शासन चला रहे हैं। और अन्य राज्यों में भी यदि देखा जाए तो स्थिति कोई बहुत उत्साह देने वाली नहीं है। दिनों दिन राज्य और केंद्र के बीच के संबंधों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है। गत 70 वर्षों का अनुभव ये स्पष्ट करता है और ये बात उभर के सामने आई है कि संघ राज्य संबंधों को लेकर जो कुछ भी हो रहा है, खासकर तनाव, बढ़ता हुआ तनाव जिसका मैं जिक्र बार बार कर रहा हूं, उसके पीछे दलगत राजनीति की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। मैंने जिन राज्यों का जिक्र किया, ये मूलतः वे राज्य हैं जो केंद्रीय सत्ता से लगातार टकरा रहे हैं। ऐसे कांग्रेस शासित राज्य, चाहे वह छत्तीसगढ़ का राज्य हो या राजस्थान हो और दक्षिण के एक दो राज्य,
ये भी सतत रूप से केंद्र सरकार से टकराते रहते हैं। दलगत राजनीतिक दृष्टिकोण इस टकराहट के पीछे प्रमुख भूमिका निभा रहा है, क्योंकि लोग दल के आगे नहीं सोच पा रहे हैं। राष्ट्रीय हित की तिलांजलि देकर ये जो दल हैं, ये हर मामले में विरोधी पक्ष का होने के कारण केवल विरोध कर रहे हैं, कुछ प्रस्ताव नहीं दे पा रहे हैं। ऑपोजिशन फॉर द ऑपोजिशन सेक, केवल विरोध करना है इसलिए विरोध कर रहे हैं, क्योंकि केवल विरोधी हैं, जो उचित नहीं है। केंद्र में कांग्रेस की सरकार जब थी और 1967-68 की चुनावी आंधी में जब कांग्रेस की सीटों की संख्या कम हुई और क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ, तो कुछ राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें बनी। उस समय पहली बार इस तरह की टकराहट का प्रादुर्भाव हुआ, और ये दलगत कारणों से हुआ। रूलिंग पार्टी केंद्र में बनाम रूलिंग पार्टी राज्यों में जब अलग अलग थी तो टकराहट बढ़ी। मई 1983 में विजयवाड़ा और अक्टूबर 83 में श्रीनगर में विपक्षी दलों द्वारा जो सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन में विपक्षी दलों ने संघ और राज्यों के मध्य के संबंधों के पुनरीक्षण की मांग की। संघीय सरकार को अत्यधिक शक्तिशाली हो जाने की प्रवृत्ति की आलोचना की, उसे समाप्त करने का अनुरोध किया। संघीय सरकार के अधीन जो वित्तीय प्रशासन की शक्ति में बदलाहट की मांग की। और ये बातें कब की हैं? सन 83-84 की। और मांगे क्या हैं? पहला, संघीय सरकार के अत्यधिक शक्तिशाली होने की प्रवृत्ति को समाप्त करना। दूसरा, राज्य और केंद्र के संबंधों का पुनरीक्षण। तीसरा, वित्तीय प्रशासन में राज्यों की शक्ति को बढ़ाना, बदलाव करना, और इसके अलावा कुछ अन्य मुद्दे। पर कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य कि स्वतंत्रता के मात्र 30-35 वर्ष बाद संघ और राज्यों के बीच के संबंधों में दरारें आनी शुरू हुई, और इन दरारों के पीछे मूल रूप से दलगत राजनीति थी, क्षेत्रीय राजनीति थी, राष्ट्रीय हित कम और दलों का अपने स्वयं का हित ज़्यादा बड़ी भूमिका निभा रहा था। इन सम्मेलनों के अलावा जनवरी 84 में कलकत्ता में 19 विपक्षी दलों ने सम्मेलन आयोजित किया था, और उसमें राज्यपालों की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह उठाया था। इसमें कोई दो मत नहीं कि गत 70 वर्षों में और विशेषकर आखिरी के 40 वर्षों में राज्यपालों को एक तरीके से केंद्र सरकार ने मोहरे के जैसा उपयोग किया, और देर सबेर येन केन प्रकारेण कुछ भी कारण देते हुए राज्यों की सरकारों को बदलने का खेल किया। आज भी कमोबेश यही स्थिति है। कुछ राज्यों में अभी भी सत्ता को लेकर जो उठापटक चल रही है, उसमें राज्यपाल की भूमिका बहुत अहम हो गई है। कुछ राज्यों में तो देखा गया कि राज्यपाल का जो कार्यालय है या राज्यपाल का निवास है, वह राजनीतिक खेल का अड्डा बन गया। यहाँ ये बात आपको समझ जाना चाहिए कि एक बार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है तो वह राष्ट्र का मुखिया होता है, किसी दल के उसका कोई संबंध नहीं रहता, अर्थात वह निष्पक्ष रहेगा। ऐसी राष्ट्रपति से अपेक्षा है और ऐसा ही होता आया है।
लेकिन दुर्भाग्य से राज्यपालों के मामले में ऐसा नहीं हो पाया। जहां भारत का राष्ट्रपतियों का इतिहास कमोबेश गौरवशाली रहा है, दलगत राजनीति से उठकर राष्ट्रपतियों ने अपनी भूमिका का निर्वाह किया है, राज्यों में राज्यपालों ने इस मामले में अच्छे उदाहरण पेश नहीं किए। तो इस प्रकार अनुच्छेद 356, जिसका संबंध राष्ट्रपति शासन से है, सबसे ज़्यादा विवादित प्रावधानों में से एक है हमारे संविधान का, और उसके लेके बारंबार जिरह होती है, समितियां बैठती हैं, कोर्ट तक मामले जाते हैं, राज्य सरकारों की केंद्र को अपीलें होती हैं। इसके अलावा संघीय सरकार के द्वारा बारंबार जो राज्य का अधिग्रहण कर लिया जाता है, उस पर भी बड़ी आपत्तियां हैं। बहुत से मामले तो ऐसे भी हुए जहां पर राज्य में सरकार को बहुमत है, राज्य की विधानसभा में, विधायिका में सरकार को स्पष्ट बहुमत मिलने पर भी उसे बर्खास्त किया गया। स्थितियां कितनी भी केंद्र सरकार की नज़र में जायज़ हों, पर सच्चाई तो ये है कि एक बहुमत में रहने वाली सरकार को बर्खास्त करना एक तरीके से गैर संवैधानिक दिखता है। उदाहरण की बात करें तो 1959 में केरल में और 1967 में तो बहुत से राज्यों में बहुमत की परीक्षा किए बिना ही सरकारें बर्खास्त कर दी गई। बहुमत की परीक्षा के मायने हैं कि एक मौका तो मुख्यमंत्री को मिलना चाहिए था कि वह सदन के अंदर अपने दल का बहुमत साबित करे, पर बिना ऐसा मौका दिए राज्यपाल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति ने केंद्र शासन लगा दिया, जिसकी शुरुआत 1959 से ही हो चुकी थी। केंद्र राज्य संबंधों पर एसआर बोमई वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट में जो सुप्रीम कोर्ट के विचार थे, उसके अनुसार 356 के तहत राज्य में संवैधानिक आपातकाल लागू करने की संघ की शक्ति के दुरुपयोग के विरुद्ध तत्कालीन कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर एसआर बोमई, जो जनता दल के थे, उन्होंने 1989 में ये एक रिट दायर किया, एक वाद दायर किया, केस दायर किया, जिसे सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने देखा। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का अर्थ वो होता है, ऐसा जजों का एक दल बनाया जाता है जो संवैधानिक मामलों में निर्णय देते हैं। दूसरे शब्दों में, यदि कोई सा केस संवैधानिक मामलों से जुड़ा हुआ है तो 1 या 2 या 3 जजों का बेंच उस पर निर्णय नहीं देता, उसके लिए एक बड़ी संख्या के जजों को शामिल किया जाता है। और इस प्रकार यहां पर हम इसे सुनते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 9 जजों की। यह समझने की बात है कि इन जजों ने बड़े विस्तार से इस केस के बारे में अध्ययन किया, और आपको मालूम होना चाहिए कि जो भी परीक्षाएं आजकल पीएससी यूपीएससी की होती हैं, चाहे नायब तहसीलदार की हो या जज की हो, उसमें 356 को लेकर एसआर बोमई केस के बारे में जिक्र आता है। यदि राज्यपाल ये महसूस करे कि राज्य का शासन संवैधानिक तौर पर अस्थिर है या संविधान के तहत कार्य नहीं हो रहा है, तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है राज्यपाल की अनुशंसा पर। शब्द है महसूस करें, अर्थात अपने विवेक पर। वह जब चाहे तो ये निर्णय ले सकता है। ये विवेकाधिकार जो है वह कई बार ऑटोक्रेटिक मालूम होता है। कई बार इस अधिकार का उपयोग बेसिर पैर के किए जाने का आरोप इसीलिए लगता रहता है। और इसका परिणाम क्या हुआ कि जब भी राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो मंत्रिपरिषद बर्खास्त कर दी जाती है, राज्य की मंत्रिपरिषद, और राज्यपाल जो है उसके हाथ में एक तरीके से सत्ता आ जाती है, जो राष्ट्रपति के माध्यम से राज्य पर प्रशासन चलाता है। और राष्ट्रपति स्वयं भी कुछ नहीं करता, वो केंद्र के मंत्रिमंडल के आधार पर राज्यपाल को निर्देशित करता रहता है। तो कुल मिलाकर मुद्दा यह हुआ कि केंद्र हावी हो जाता है राष्ट्रपति शासन की स्थिति में। तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्देश दिया? पहला, बहुमत परीक्षण जो है वह केवल विधानसभा में होगा, अन्यत्र नहीं। दूसरा,
356 का उपयोग करने के पहले राज्य को चेतावनी दी जाए और कुछ समय दिया जाए। तीसरा, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को दिया गया परामर्श, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, भले ही न्यायिक परीक्षण से बाहर हो, परंतु उसके पीछे के आधार बिल्कुल जांचे जा सकते हैं। आखिर ये परामर्श क्यों दिया गया, इसकी जरूरत को हाईलाइट किया जा सकता है। यदि 356 का प्रयोग न्यायालय में टिक नहीं सका तो फिर न्यायालय उसे रद्द भी कर सकता है। 356(3) राष्ट्रपति की शक्तियों पर निर्बंधन है। संसद के द्वारा अनुमोदन होने तक राज्य की विधानसभा भंग नहीं की जा सकती, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का विचार था, एक तरीके से आदेश था। इस प्रकार हम देखते हैं कि राज्य और केंद्र के टकराव में के बहुत से उदाहरण हैं, लेकिन हमारा संवैधानिक प्रावधानों के मद्देनजर ये टकराहट इतनी बुरी स्थिति में नहीं गई कि राज्यों के बीच में केंद्र के साथ संवाद बंद हो गया हो। सुप्रीम कोर्ट ने जरूरत पड़ने पर जब तब इस पे उचित निर्णय देकर स्थिति को सामान्य करने में एक बहुत अहम भूमिका निभाई है। हम पाते हैं कि 1994 के बाद राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने की प्रवृत्ति में कमी तो आई है, लेकिन इसमें और सुधार की जरूरत है। और ये कमी का कारण ये कि बारंबार जो राज्यों के द्वारा जो विरोध की आवाज उठ रही थी, राज्यपाल के अधिकारों के दुरुपयोग की, उसके परिणाम स्वरूप ये कमी आई थी। कोई संवैधानिक बदलाव नहीं किया गया था। जब तक राज्य में नई सरकार नहीं बन रही हो, तब तक, जैसे कुछ वर्ष पूर्व उत्तराखंड में और 2019 में महाराष्ट्र में हुआ, कुछ दिनों के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया गया। वर्तमान में भी जो समस्या महाराष्ट्र में चल रही है, सामान्य स्थिति होती 1967, 68, 70 की, तो संभवतः वहां भी राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता। लेकिन ऐसा करने से बचने का अब एक प्रयास नजर तो आता है, और इस तरह टकराव की जो स्थिति है उसको न्यूनतम करने में काफी हद तक सफल हुआ है। कई राज्यपालों ने तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति पैदा की, जब बड़े ऑड आवर्स में मुख्यमंत्रियों को शपथ दिलाई जा रही। सुबह प्रातःकाल 5 बजे राजभवन में बिना किसी को आमंत्रित किए नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है, और वह भी 4-5 घंटे में उसे इस्तीफा देना पड़ता है। ये जो राजनीतिक दांवपेच का अड्डा कुछ राज्यपाल के निवास बन गए हैं, यह एक चिंता का विषय है, और यह चिंता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। राज्यपालों का दखल बढ़ता जा रहा है। राज्यों के मामले में राज्यपालों के माध्यम से केंद्र एक तरीके से एकात्मक शासन की ओर पूरे देश को ढकेल रहा है। संघात्मक जो इसके पीछे जो भावनाएं हैं, उसको धीरे धीरे पूरी तरीके से तिलांजलि दी जा रही है। तो 84 में भी, 1984 में राज्यपालों की भूमिका को लेकर आलोचना होती है, और याद रखें कि उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार सत्ता में थी। कांग्रेस सरकार की सत्ता में रहते हुए इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और कांग्रेस की सत्ता रहते हुए कांग्रेस के द्वारा जब ऐसा दुरुपयोग किया गया, तो आज वही कांग्रेस पार्टी किस मुंह से वर्तमान सरकार के द्वारा राज्यपालों के उपयोग को पर प्रश्न उठा सकती है? उसे संभवतः ऐसा नैतिक अधिकार नहीं है। लेकिन समस्या तो है कि दुरुपयोग हुआ है और दुरुपयोग हो रहा है। इस संबंध में जहां एक ओर केंद्र को अत्यधिक शक्तिशाली बनाने की प्रवृत्ति को समाप्त करने की मांग की जा रही है, वहीं दूसरी ओर 1959 में 1969 में राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक होती है, और उस राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी
विशेष रूप से कहती हैं कि ये सोचना आवश्यक है कि केंद्र की शक्तियों को कम करके क्या परिणाम होंगे, खासकर तब जब राज्य विभिन्न दिशाओं में बढ़ रहे हैं। उनका इशारा 1967-68 के चुनावी परिणाम, क्षेत्रीय पार्टियों का उदय और क्षेत्रीय पार्टियों के द्वारा क्षेत्रीय भावनाओं को उभारना, राष्ट्रीय हितों के तुलना में क्षेत्रीय हित को ज़्यादा महत्व देने की जो चिंता उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी दिखाती हैं, वह भी सोचने की बात है। और ऐसा कहते हुए उनका कहना होता है कि इसलिए एकात्मकता आवश्यक है। यदि एक और तत्कालीन सत्ता दल एकात्मकता की आवश्यकता पर जोर दे रहा था, तो आज वही दल विरोधी पक्ष में बैठकर इसकी आलोचना कैसे कर सकता है? ये नैतिकता के खिलाफ है। लेकिन समस्या तो है, देश में प्रतिक्रियावादी, पृथकतावादी शक्तियां सक्रिय होते जा रही हैं, जिसका मैंने जिक्र किया है। और इसके कारण देश की जो एकता है, देश की अखंडता है, देश की सुरक्षा है, उस पर खतरा सदैव बना रहता है। इन खतरों को हमेशा के लिए दूर करने के लिए या अखंडता को चिरस्थायी बनाने रखने के लिए, विकास को तेजी से बढ़ाने के लिए जरूरी है कि केंद्र शक्तिशाली हो। इसमें भी कोई दो मत नहीं। इसके अलावा संघीय सरकार के अत्यधिक शक्तिशाली होते हुए भी इसमें कोई दो मत नहीं कि राज्य सरकारें संघीय सरकार की प्रशासनिक इकाइयां मात्र नहीं हैं। राज्य सरकारें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी, जहां संघीय सरकार इतनी मजबूत मालूम होती है, स्वतंत्रता पूर्वक अपने दायरे में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा सकती है, बशर्ते वह दलगत राजनीति से ऊपर उठे। हम छत्तीसगढ़ राज्य का उदाहरण लें। यहां पर केंद्रीय राजनीति उतनी हावी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर संभवतः सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं विकास के, सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं जन कल्याण के, और उस हद तक केंद्र सरकार राज्य सरकार के इन प्रयासों से संतुष्ट है। और इसीलिए दखल के उदाहरण छत्तीसगढ़ केंद्र के संबंधों के बीच में कम से कम आज तक तो नहीं है, या कम ही है। इस संबंध में ग्रेनविल ऑस्टिन, उन्होंने कहा है कि भारत जो है वो नई दिल्ली नहीं है। भारत जो है वो नई दिल्ली नहीं है। भारत तो राज्यों की राजधानियां भी हैं। राज्य केंद्रीय सहायता के आकांक्षी हैं, परंतु राज्यों के सहयोग के बिना संघ बहुत दिन नहीं रह सकता। बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके तीन मायने हैं। राज्यों की अहमियत, उसकी राजधानियों को इशारा करके स्पष्ट किया है ग्रेनविले ने। दूसरा, राज्य के बिना संघ नहीं रह सकता, कम से कम कायम नहीं रह सकता। और तीसरा कि केंद्र सरकार भी राज्यों पर निर्भर है। राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार की नीतियों के माध्यम हो सकती हैं, परंतु उनकी सहायता के बिना केंद्रीय सरकार अपनी किसी भी योजना को क्रियान्वित नहीं कर सकती। बहुत स्पष्ट है जो तीसरा बिंदु है कि राज्य सरकारें केंद्र सरकार की जो भी नीतियां हैं उसका जरिया तो हैं, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि राज्य सरकारों की मदद के बिना केंद्र सरकार अपनी किसी भी योजना को लागू नहीं कर सकती, सफल नहीं हो सकती। और इस प्रकार स्पष्ट है कि दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। राज्यों को ये महसूस होना चाहिए
कि हम भी काफ़ी कुछ स्वतंत्र हैं, स्वायत्त हैं, और केंद्र को हावी होने का मौका नहीं देना। अर्थात यदि संवैधानिक ढांचे के अंदर जिम्मेदारी से, उत्तरदायित्व के साथ राज्य सरकारें अपना काम करेंगी तो निश्चित रूप से ऐसे टकराव की स्थिति न्यूनतम रहेगी। फिर भी बदलती हुई राजनीतिक और बदलते हुए आर्थिक परिप्रेक्ष्य में संघ राज्यों के संबंध को रीडिफाइन करना जरूरी हो गया है। 70 वर्ष का एक लंबा काल निकल गया है, बहुत सारे अनुभव हुए, बहुत सारे प्रयोग हुए। इन प्रयोगों और अनुभवों के मद्देनज़र समय आ गया है कि इन संबंधों को लेकर पुनरीक्षण हो, पुनः परीक्षण हो, री एग्जामिनेशन हो, रीअसेसमेंट हो, और इन सब के बाद ऐसी व्यवस्था की जाए कि राज्यों के पक्ष में करों का वितरण पहले से ज़्यादा बढ़े, क्योंकि राज्यों के अपने खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। क्योंकि राज्य बारंबार महसूस करते हैं कि उन्हें केंद्र के सामने एक बेगिंग बाउल लेकर खड़ा होना पड़ता है। वे चाहते हैं कि उनकी निर्भरता केंद्र पर कम से कम हो, इसलिए पुनरीक्षण की तो निश्चित रूप से आवश्यकता है, परमावश्यक है। भूतपूर्व न्यायाधीश गजेंद्र गढ़कर, उन्होंने कहा है कि संविधान के प्रावधानों में किसी मौलिक परिवर्तन की जरूरत नहीं है। मूलभूत ढांचा हमारा बिल्कुल ठीक है, कोई आधारभूत बदलाव की जरूरत नहीं है। संविधान निर्माताओं ने जो संविधान दिया है बहुत सोच समझ कर दिया है, बड़े दूरगामी सोच के साथ बनाया है। तो उनका कहना है कि संविधान के प्रावधानों में किसी भी मौलिक परिवर्तन की जरूरत नहीं, वरन संघ और राज्य सरकारों के मध्य संबंधों को व्यवस्थित करने के लिए स्वस्थ संघीय परंपराएं स्थापित करने की जरूरत है। स्वस्थ संघीय परंपराएं, और परंपराओं की यदि बात होती है तो इसका कानून से कोई सरोकार नहीं होता। परंपराओं का संबंध संबंधित लोगों के नैतिक सोच पर है, उनके अपनी स्वयं की क्षमता पर है, जिससे वे ऐसी परंपराएं स्थापित करें जो केंद्र और राज्य के संबंधों को बेहतर बनाने में मदद कर सकें। हर बीमारी का इलाज कानून नहीं होता। कानून से उठकर हमें ऐसी परंपराओं को लाना होगा, ऐसी परंपराओं को प्रारंभ करना होगा जो इन दोनों के बीच के संबंधों में मधुरता ला सके।